हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जिनका सिलेबस में टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल एनालिसिस का एक टॉपिक है। ऐसे सोच करके हम लोग चलेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या बतलाना चाहता है। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। कहता है ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स इज दैट ऑफ ए सेट। कहता है कि ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स इज दैट ऑफ ए सेट। और स्टूडेंट पहले से पता है उसको कि आखिर सेट क्या होता है, सेट्स क्या होता है एंड वहां पे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये उनको मालूम है। क्लास 11th में आप जानते हैं, आप थोड़ा बहुत सेट्स के बारे में पढ़े होंगे। तो हम भी यहां पे मान करके चलेंगे कि आपको सेट्स मालूम है और उसका अलजेब्रा अर्लियर क्लासेस में आप सीख चुके हैं। इस चैप्टर में टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में बेसिकली हम लोग को क्या सीखना है वो लिखेंगे बाउंडनेस ऑफ सेट्स, लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट्स। एक सेट होगा और उस सेट में हम लोग को जानना होगा कि लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। बाउंडनेस देखना है तो लिस्ट और ग्रेटेस्ट तो देखना ही होगा। और इसी इंट्रोडक्शन में हम लोग देखने वाले हैं। आज का क्लास हो सकता है कि या ना हो, ये टॉपिक ना हो, लेकिन हम इसमें टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में ये देखेंगे कि ओपन सेट्स क्या होता है और क्लोज सेट क्या होता है। वी शैल ऑल्सो स्टडी सम अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। मतलब टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में कहा जाए तो हम लोग सेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। सर यहां पे डेफिनेशन क्या होता है सेट्स का आप क्लास 11th में पढ़े हो, हमको बतलाने का जरूरत नहीं है। अगर एक कलेक्शन हो जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, तो उस टाइप के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन। कहता है ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेट के अंदर में डिफरेंट एलिमेंट रखना होता है, सेम एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखा जा सकता है। या आप पढ़े हो यहां पे कलेक्शन क्या है, कलेक्शन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स ए ई आई ओ यू पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। ये जो एलिमेंट्स है ना, इस एलिमेंट्स को इसका क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स। By a well-defined collection of objects, we mean that there is a rule or rules by means of which it is possible to say without वो ऑब्जेक्ट वहां पे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ये एक तरह का रूल है कलेक्शन का, वेल डिफाइंड कलेक्शन का। क्या यहाँ पे बी बिलोंग करेगा? नो सर, ए तो बिलोंग करा, बी भी बिलोंग किया, सी भी किया, सी क्या नहीं सर, ना ही बी किया और ना ही सी किया। किया क्या, ए ई आई ओ यू। कलेक्शन कैसा था, वोवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट्स का, द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स ए ई आई ओ यू। यहां पे कहता है द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट बीइंग डिस्टिंक्ट मींस we do not repeat an object again and again in a set। मतलब अगर हम ए को फिर से दोबारा नहीं लिख सकते हैं, ये क्लास 11th में आप पढ़े हो, बस थोड़ा सा रिकैप कर लो, याद कर लो, ये तो आपको आता ही है। यहां पे कहता है द ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट्स। ये सेट में ये जो बिलोंग कर रहा है ना, ये बिलोंग किया ना, ए ई आई यू, ए ई आई ओ यू, तो वो क्या कहलाएगा,
उस सेट का एलिमेंट कहलाएगा या मेंबर्स ऑफ द सेट कहलाएगा। अब हम लोग जानते हैं, कहता है कि किसी भी सेट को हम लोग कोई कैपिटल लेटर से दिखला देते हैं, तो कहता है सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एस टी एटसेट्रा एंड द एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय लोअर केस ऑफ लेटर। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखा गया है वो कैसा है, लोअर केस लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड इटीसी, ये भी हम लोग जानते हैं। अब हम लोग कहेंगे कि अगर यहां पे इस सेट में E बिलोंग करता है, E इस सेट में है, इफ एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू द सेट A, तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, E बिलोंग्स टू सेट A। यहां पे कहता है कि अगर एक एलिमेंट X बिलोंग करता है सेट A में, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय X बिलोंग्स टू A। if the element X does not belongs to the set A, अगर कोई एलिमेंट X है जो सेट A पे बिलोंग नहीं करता है, तो इट इज डिनोटेड बाय X डज नॉट बिलोंग्स टू A। यानी कि यहां पे आप कह सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट X है जो सेट A में बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग ऐसे साइन देते हैं। अगर कोई एलिमेंट X है और वो सेट A में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लोग ऐसे कट कर देते हैं, X does not belongs to set A। ये आपको पता है, मेरे को भी मालूम है, लेकिन आपके नोट्स में ऐसा होना चाहिए जैसा हम दे रहे हैं, बस आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको क्या करना, लिख लेना नोट्स कॉपी में। अभी हम लोग देखेंगे, आप लोग स्टार्ट करे हो रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस मतलब रियल नंबर में ना बहुत छोटे छोटे बात को ना हम लोग बारीकी से सीखने वाले हैं, यानी कि गहन अध्ययन करने वाले हैं रियल नंबर को, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का दो ब्रांच, एक होगा रियल नंबर और दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर। क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, फर्स्ट क्या हुआ, रियल नंबर, एंड सेकेंड क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का दो ब्रांच, रियल और इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा कोई और नंबर नहीं है दुनिया में। सबसे बड़ा नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का दो ब्रांच, रियल और इमेजिनरी। रियल में भी ब्रांचेस आते हैं सर, एक आएगा रैशनल नंबर, एंड सेकेंड आएगा इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का दो ब्रांच, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर का दो ब्रांच, रैशनल और इरैशनल। ये जो रैशनल है ना, इसमें भी हम लोग लिखते हैं, एक साइड लिखते हैं इंटीजर, और एक साइड लिखना होगा हम लोग को फ्रैक्शंस। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस ही लिखिए ना, फ्रैक्शंस भी तीन तरह का होता है। फर्स्ट होगा हमारा प्रॉपर, सेकेंड होगा इम्प्रॉपर, एंड थर्ड होगा मिक्स्ड। क्या होगा, मिक्स्ड। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है, उसका दो ब्रांच, रियल और इमेजिनरी।
इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं है, ऐसा मान करके चलिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सी से दिखलाते हैं। किससे दिखलाते हैं? सी से। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इस नंबर को कैसे लिखा जाता है? a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। अच्छा, ये इमेजिनरी नंबर क्या है? तो सर इमेजिनरी नंबर अगर आप समझ जाएंगे तो आपको रियल नंबर समझ में आ जाएगा। जो स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर है, रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, ये सारे नंबर्स क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर्स। इस नंबर को छोड़ दिया जाए तो बचा हुआ सारा नंबर क्या कहलाएगा सर? रियल नंबर। क्या कहलाएगा? रियल नंबर। आप कह रहे हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर करा और रिजल्ट क्या आ गया? निगेटिव। किसी नंबर का आप स्क्वायर करे हैं और नंबर क्या आ गया है? निगेटिव। तो इस नंबर को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी। क्यों सर? आप देख लेना, अगर हम निगेटिव लिए -1 और -1 का स्क्वायर करा तो रिजल्ट निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। -1 अगर -1 से मल्टीप्लाई कराना तो +1 आया। क्या आया? +1। अगर हम -2 ले लेते हैं और -2 का भी स्क्वायर करते हैं ना, तो -2 इंटू -2, रिजल्ट क्या आया? +4। यानी कि निगेटिव तो आने का चांस ही नहीं है। अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट निगेटिव आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं निगेटिव आएगा सर। तो अगर मान लेते हैं 1 का स्क्वायर करा जाए तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। माइनस नहीं, 2 का स्क्वायर करा जाए तो 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, रिजल्ट आपका निगेटिव नहीं आ सकता है। और अगर ऐसा नंबर आ गया तो ये रियल नंबर नहीं होगा, ये कैसा नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, स्क्वायर इधर गया तो रूट अंडर -1 हो गया। और रूट अंडर -1 एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का दो ब्रांच, कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का दो ब्रांच, रियल और इमेजिनरी। सर रियल नंबर में दो ब्रांच आता है, रैशनल और इरेशनल। अच्छा, इस तरह का नंबर को छोड़ दिया जाए ना तो बचा हुआ सारा नंबर्स क्या कहलाएगा? रियल नंबर्स। क्या √2 रियल नंबर है? यस सर। √3 रियल नंबर है? यस सर। √4 रियल नंबर है? यस सर। -√2? यस सर। 5 रियल नंबर, 7 रियल नंबर, 7/2 रियल नंबर। ये सारे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स का दो ब्रांच, रियल और इमेजिनरी। अब रियल नंबर जो है ना उसका दो ब्रांच आएगा, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। रियल नंबर का दो ब्रांच आएगा, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि रैशनल क्या होगा और इरेशनल क्या होगा। सर ये जो रैशनल नंबर है ना, इसको जानने से पहले आप सिर्फ इरेशनल को समझ जाओ सर, आपको समझ में आ जाएगा कि रैशनल किसको कहते हैं। ये √2, √3, √5, आप इसको इरेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। अच्छा, क्यूबिक रूट 2, क्यूबिक रूट 3, क्यूबिक रूट 4, तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। ये स्क्वायर रूट होता है और ये क्यूबिक रूट होता है। स्क्वायर रूट में देखा जाता है कि उसके अंदर में कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना। 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नो सर। 3 नो सर। 5 नो सर। लेकिन अगर कोई कहा कि √4, क्या ये 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? यस सर, ये +-2 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। √4 लिखा हुआ है, क्या √4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? यस सर, +-2 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 और -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4। ये एक तरह का क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर, इरेशनल नहीं कहलाएगा। तो सर √9 क्या होगा? तो यहां पे ये स्क्वायर रूट है सर, और ये 9 हमारा एक किसी का स्क्वायर है +-3 का, तो ये हमारा इरेशनल ना होकर के क्या कहलाएगा सर? रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पे आप ये कह सकते हैं
कि क्यूबिक रूट में ये 8 लिखा हुआ रहेगा, तो ये जो 8 है ये हमारा रैशनल नंबर है या इर्रेशनल? तो हम कह सकते हैं ये 8 टू द पावर 1/3, और 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब इंटू 1/3, और पावर का पावर कैंसिल, यानी कि 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2। ये हमारा रैशनल है या इर्रेशनल? तो सर ये हमारा रैशनल नंबर है। क्यूबिक रूट में ये देखा जाता है कि क्या ये किसी का परफेक्ट क्यूब है। तो सर क्यूबिक रूट में अगर हम यहाँ पे 27 लिख दे तो क्या ये हमारा रैशनल होगा या इर्रेशनल? सर 27 को 3 का क्यूब लिखा जा सकता है और उसका पावर में 1/3 है, तो ये कैंसिल, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। उम्मीद करें कि आप लोग को इर्रेशनल नंबर समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। लेकिन ये क्या है? इर्रेशनल नंबर नहीं, क्योंकि 8 किसी का परफेक्ट क्यूब है। इमेजिनरी नंबर समझ में आया? यस सर। तो इमेजिनरी नंबर को छोड़ दिया जाए तो बचा हुआ सारा नंबर्स को क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल में 2 ब्रांच, रैशनल और इर्रेशनल। इर्रेशनल इस तरह के नंबर्स को कहते हैं, और एक टाइप का इर्रेशनल नंबर होता है। वो कैसा? जैसे 3.1476, फिर 1, 5, 9, 2 एंड सो ऑन। तो इससे क्या पता चला ये रैशनल है या इर्रेशनल? तो यहां पे 3 डॉट लगाया हुआ, और 3 डॉट का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। दूसरा रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, तो यहां पे पॉइंट के बाद का डिजिट देखना, 1476, 1476, फिर से 1 आ गया, लेकिन 1 के बाद यहां पे 4 था और यहां पे डिफरेंट हो गया। 1 के बाद 5 आया, 9 आया, 2 आया, यानी कि रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग? तो सर यहां पे नॉन रिपीटिंग होगा। सर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, जो भी कहिएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, 3 डॉट डाला हुआ है, मतलब इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया गया। और रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, तो सर ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है? तो आप कहेंगे नॉन रिपीटिंग। ये रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा? तो ये इर्रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ रहता 3.1476, तो ये हमारा रैशनल नंबर होता है। क्या होता है? रैशनल नंबर। 3 डॉट नहीं दिया हुआ। फिर 1476 और फिर 3 डॉट दे दिया, तो बतलाइए रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग? सर रिपीटिंग कर रहा है। 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 6, तो फिर से रिपीट करेगा, तो भी हमारा ये रैशनल नंबर कहलाएगा। इर्रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तब हम वैसे नंबर्स को क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। समझ में आया समझ में? इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं? आ गया सर। तो हम लोग देखें क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 ब्रांच, रियल और दूसरा इमेजिनरी। रियल का 2 ब्रांच, रैशनल और इर्रेशनल नंबर। अब हम लोग देखेंगे यहां पे इंटीजर्स। क्या देखेंगे? इंटीजर्स किसको कहते हैं? वैसे नंबर को छोड़ दिया जाए तो बचा हुआ सारे नंबर्स को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। अब बताइए सर, रैशनल में इंटीजर आया, तो इंटीजर के लिए आप देखना एक नंबर लाइन बनाएंगे। इंटीजर खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे हम लोग 0 लिखे, ये हमारा 1, ये हमारा 2, 3, 4, 5, ऐसा। यहां पे क्या होगा? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सर ये जो नंबर लाइन है, ये जो नंबर लाइन है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो 0 है, फिर उसके बाद यहां पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। आप देखना डार्क सर्कल हम कहां पे बना रहे हैं?
जहां पे नंबर लिखा हुआ है वहां पे हम डार्क सर्कल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डार्क सर्कल। उसके बीच वाला एलिमेंट को हम गैप कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? गैप कर दे रहे हैं, यानी कि छोड़ दे रहे हैं। हम डॉटेड लाइन से भी दिखला सकते थे, लेकिन हम फिर भी अभी डॉटेड लाइन से नहीं दिखला रहे हैं। इधर क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर क्या है? -1 2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये 1 से इधर को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। 1 से इधर को हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। सर -1 से इधर को क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। और 0 ना ही हमारा पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। अगर कोई आपसे कहा कि सर 1 के इधर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। सर 0 के इधर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। 0 के ये साइड क्या है? निगेटिव इंटीजर। और 0 क्या है? ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। इस नंबर लाइन में जाएंगे और जहां पे 0 है वहां पे खड़े हो जाएंगे। उसका लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव चला जाता है, उसका राइट साइड में चला जाता है पॉजिटिव। उस नंबर का लेफ्ट और राइट नहीं होता, वो लेफ्ट और राइट हमारा होता है। ठीक है। अब हम 0 को पॉजिटिव इंटीजर के साइड में इंक्लूड करके बोलना चाहें तो इधर क्या बोला जाएगा? सर 0 और पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोला जाएगा? नन निगेटिव इंटीजर। अगर 1 से बोला जाए तो वो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन 0 से बोला जाए तो हम कहेंगे नन निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे? नन निगेटिव इंटीजर। सर ये 1 से इधर, -1 से निगेटिव इंटीजर, और 0 से इधर बोला जाए तो 0 से इधर हमारा क्या होगा? नन पॉजिटिव इंटीजर। इधर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। -1 से निगेटिव इंटीजर और 0 से इधर को क्या कहा जाए? तो नन पॉजिटिव इंटीजर। 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। अब मेरे को यह बतलाओ, 1 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारा नंबर है। 1 और 2 के बीच में बहुत सारा नंबर है, तो मेरे को यह बतलाओ सर कि क्या ये इंटीजर है 1.1? क्या ये 1.2 इंटीजर है? क्या 1.3 इंटीजर है? क्या 1.4 इंटीजर है? या 1.5 इंटीजर है? नो सर, ये सारे इंटीजर्स नहीं है। फिर से 1.1 इंटीजर है? नो सर। 1.2, 1.3, 1.4 ये इंटीजर्स नहीं है। 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, उसके बीच में कोई भी इंटीजर्स नहीं है। अब ये जो पॉजिटिव नंबर है ना सर, ये जो पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर को आप नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर को आप क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और ये नन निगेटिव इंटीजर को, यानी कि 0 से लेकर के इंफिनिटी तक को आप क्या कह सकते हैं? होल नंबर। क्या कह सकते हैं? होल नंबर। ये हमारा नेचुरल नंबर होगा, ये हमारा होल नंबर होगा। ठीक है सर। यहाँ पे जो रैशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे p हमारा इंटीजर होता है। p हमारा क्या होता है? इंटीजर। और q हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। q हमारा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इसका मतलब क्या समझे कि हमारा p पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन Q हमारा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि ना ही वो निगेटिव होगा ना ही 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 डिवाइडेड बाई 5 -5 लिखा हुआ है तो हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख देंगे -3 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि इसको हमको पॉजिटिव रखना है। नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। और P और Q दोनों ही इंटीजर है। P हमारा इंटीजर है और Q हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। फिर से
कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर, उसमें रियल और इमेजिनरी होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सी से दिखलाएंगे। किससे दिखलाएंगे? सी से। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे दिखलाएंगे? सी से। तो सर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सी से दिखलाओगे, रियल नंबर को आर से दिखलाओगे, कैपिटल आर से, रैशनल को आप दिखलाओगे क्यू से, और इंटीजर को आप दिखलाओगे आई और जेड से, या आप आई से दिखलाओगे या जेड से दिखलाओगे, तो इसको इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। सर ये प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड क्या होगा सर? तो यहां पे देखेंगे, ये फ्रैक्शंस का ही पार्ट है, जहां पे P इज लेस देन Q होगा तो ये हमारा प्रॉपर हो जाएगा। जहां पे P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q हो जाएगा तो वो हमारा इम्प्रॉपर हो जाएगा। और ये क्या होगा? 3 होल 1/2, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर होगा। कहने का मतलब क्या कि ये 5 है और ये 7 है, तो आप देख रहे होंगे कि 5 इज लेस देन 7, मतलब P इज लेस देन 7, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। इम्प्रॉपर कब कहलाएगा सर? जब 5 डिवाइडेड बाई 5 लिखे हैं, तो जब नंबर सेम हो जाए, या 7 डिवाइडेड बाई 5 लिखे हैं यानी कि ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए, तो हम उसको कहेंगे इम्प्रॉपर। और थर्ड में क्या होता है? मिक्स्ड। इम्प्रॉपर को ही मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम 7 को 5 से डिवाइड करें, कितना बार में डिवाइड होगा? तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं कितना बार में डिवाइड हुआ? 1। और कितना बच गया रिमाइंडर? तो 2। और डिवाइडेड बाय किससे नहीं हो पाया? तो 5। तो अगर हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करें तो 5 1 जा 5 प्लस 2 यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 5। क्या है? 7 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 होल 2/5, 1 होल 2/5। उम्मीद करें कि आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड समझ में आया होगा। ये जेड से इसलिए दिखलाते हैं क्योंकि यहाँ पे झालिन का यूज करा जाता है। जो इंटीजर है ना, उसको जर्मनी में यानी कि ग्रीक जहां पे यूज होता है, हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स बोलते हैं, और वहां पे उस इंटीजर्स को झालिन बोला जाता है। तो उम्मीद करें कि थोड़ा बहुत समझ में आया। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हम लोग के पास कॉम्प्लेक्स नंबर था। सर कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना ब्रांच? 2, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। इमेजिनरी समझ में आ गया? तो हम लोग क्या कहा? रियल का रैशनल और इरैशनल। C-R, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। रैशनल में 2 ब्रांच, एक आता है इंटीजर जिसको I और Z से दिखलाते हैं, ठीक है, I और Z से। फिर उसी के नीचे आता है नेचुरल नंबर, फिर आता है होल नंबर। इस तरह का बहुत सारा नंबर्स के बारे में आप बतलाएं। तो ये नंबर सिस्टम क्यों बतलाया सर आपको? तो सर हम लोग को रियल एनालिसिस पढ़ना है, और रियल एनालिसिस में रियल नंबर के नीचे जितना भी नंबर्स आएंगे, रियल, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, फ्रैक्शंस, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, वो सारे नंबर्स के बारे में जानना होगा, क्योंकि हम लोग क्या करना स्टार्ट करा है? रियल एनालिसिस। तो आप यहां पे देखेंगे कि स्टैंडर्ड नोटेशन यूज्ड फॉर सम सेट्स, यहाँ पे कैपिटल N लिखा हुआ है, और कैपिटल N का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब इंफिनिटी तक चला जाएगा। इंटीजर Z से किसको दिखलाता है? सेट ऑफ इंटीजर। यहाँ पे निगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा और जीरो भी होगा। Q किसको दिखलाता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर को। यहाँ पे इस चैप्टर में, इस बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि I से हम लोग दिखलाते हैं सेट ऑफ इरैशनल नंबर को, तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और R से किसको दिखलाएंगे? सेट ऑफ रियल नंबर्स को, सेट ऑफ रियल नंबर्स को, क्योंकि इतना नोटेशन हम लोग को जानना होगा। कहीं पे कैपिटल R लिखा हुआ है तो ये किसका है? रियल नंबर्स का है। इरैशनल नंबर,
रैशनल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर। सम डेफिनेशन रिलेटेड टू सेट्स। फाइनाइट सेट क्या होता है? तो कहता है ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अब बतलाओ ये सेट हमारा फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? बस ऐसा लिखो। तो इसमें 3 ही एलिमेंट है, यानी कि ये सेट क्या होगा? इनफाइनाइट। ए सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें फाइनाइट है, अगर फाइनाइट है तो वो फाइनाइट सेट होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इनफाइनाइट है तो वो सेट क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट। ये सेट में फाइनाइट एलिमेंट है या इनफाइनाइट? 3 डॉट दे दिया गया है, इसका मतलब एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ ए सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये सेट कितने एलिमेंट्स कंटेन करते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। अब बतलाएं ये सेट हमारा, इस सेट के अंदर में जो एलिमेंट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? सर ये सेट के अंदर में जो एलिमेंट है वो फाइनाइट है, इसलिए ये सेट क्या होगा? फाइनाइट सेट। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है सर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके होता है, और इवन नंबर का बात किया गया है, और 8 से छोटा 2 4 6, यानी कि ये एक फाइनाइट सेट होगा। ये जो सेट लिखा हुआ है 2,3, ये एक फाइनाइट सेट है, बट द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरवल। और अगर इसको हम लोग एक इंटरवल कहेंगे, आने वाला क्लासेस में हम सीखेंगे कि इंटरवल क्या होता है, तो इसमें हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। हेंस द सेट n, जो सेट n है वो नेचुरल नंबर होगा, q रैशनल नंबर होगा, z इंटीजर होगा, i से यहाँ पे इरेशनल नंबर बतलाया जा रहा है, और r से रियल नंबर बतलाया जा रहा है। ये सारे क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरवल और उसके आगे में सीखेंगे। आज का क्लासेस आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हम लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझने के लिए जाएंगे, कोई डाउट ना हो आपको आने वाला क्लासेस में। बस 1 मिनट वेट करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।